नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस का नंबर 1 शो ताल ठोक के। आपके साथ मैं हूं प्रतीश। पश्चिम बंगाल में ईद के दिन चुनावी राजनीति होती नजर आई। सीएम ममता बनर्जी ईद के कार्यक्रम में शामिल हुई और विरोधियों के लिए नर्क की दुआ की। शुभेंदु अधिकारी मंदिर पहुंचे और ममता पर एक समुदाय के तुष्टीकरण का आरोप लगा दिया। अब ऐसे में बहस जरूरी है, क्योंकि त्योहारों का इस्तेमाल चुनावी फायदे के लिए करने की कोशिश हो रही है। पश्चिम बंगाल चुनाव एक बार फिर धर्म पर फोकस होता दिख रहा है। वोटरों का एक वर्ग भी राजनीति के इसी धर्म चक्र में फंसता हुआ दिख रहा है। ऐसे में सवाल है कि क्या चुनाव में वोट के लिए त्योहारों का इस्तेमाल उचित है? बंगाल की राजनीति की पहचान धार्मिक कड़वाहट से कब बाहर आ पाएगी? क्या राजनीति अपनी नाकामियों को धर्म के पीछे छिपा लेती है? और भी दूसरे सवालों पर ठोकेंगे ताल, जिसमें साथ होंगे कुछ खास मेहमान। लेकिन शुरुआत इस छोटी सी रिपोर्ट के साथ। बंगाल में लहर चल रहा है, परिवर्तन का लहर। ये सनातन जीतेगा। खूनी को पर गुलाम दिखना बात तकदीर से पहले खोड़ा बंदे से खुद पूछे बता के इरादा क्या है। बहुत अत्याचार किया बांग्लादेशी मुसलमान घुसपैठिया घुसा के बंगाल में लाभ जिहाद, लैंड जिहाद, वोट जिहाद, और हमारी 6000 गांव में सांख बजाना बंद कर दिया। काम करेंगे नहीं। जो डरते हैं वो मरते हैं, जो लड़ते हैं और जिंदगी में कामयाब होता है। वो तो बंगाल को जहन्नम बना रही हैं और बंगाल से इस बार उनकी विदाई तय है। कोई कहता है हिंदू खतरे में है, कोई कहता है मुसलमान खतरे में। मैं कहता हूँ धर्म का चश्मा जरा उतार के देखो, पूरा देश हिंदुस्तान खतरे में। अपने मेहमानों से आपको मिलवा देते हैं। हमारे साथ हैं प्रदीप भंडारी, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। स्वयं पुरोहित हमारे साथ हैं, टीएमसी के प्रवक्ता। प्रोफेसर दिनेश वार्ष्णेय हैं, सीपीआई के लीडर हैं। कुश श्रीवास्तव सर हमारे साथ हैं, एडिटर हैं नवोदय टाइम्स के। प्रवीण कुमार सिंह सेफोलॉजिस्ट हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। निवास शर्मा आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता और केतन जायसवाल कांग्रेस के प्रवक्ता थोड़ी देर में हमें ज्वाइन करेंगे। मैं शुरुआत प्रदीप भंडारी जी आप ही के साथ करना चाहता हूँ। क्यों ऐसा लग रहा है बीजेपी को कि अगर ममता बनर्जी ईद के किसी कार्यक्रम में शामिल हो गई तो वो तुष्टीकरण कर रही है? प्रत्युष जी, याद करिए कि जब ममता बनर्जी कालीघाट मंदिर पे गई थी, उनको जब प्रसाद दिया गया था तो ममता बनर्जी ने प्रसाद हाथ में लिया था और पीछे फेंक दिया गया था। याद करिए ममता बनर्जी ने स्टेज से क्या कहा था। ममता बनर्जी ने स्टेज से कहा था कि 1 सेकंड अगर वो हट जाए तो एक कम्युनिटी जाके हिंदुओं का क्या हश्र करेगी वो हमेशा याद रखेंगी। बंगाल के 2021 के पोस्ट पोल वायलेंस के बाद में क्या हुआ था? कलकत्ता हाईकोर्ट ने बोला था रूल ऑफ लॉ नहीं, लॉ ऑफ द रूलर है। ये वही ममता बनर्जी है जिसने 5000 से ज्यादा करोड़ का पैसा मदरसा के लिए दिया, पर पूरा नॉर्थ बंगाल को सिर्फ 800 करोड़ का पैसा दिया। ये वही ममता बनर्जी है जिसने 2017 के अंदर दुर्गा पूजा के लिए पूरा बैन लगा दिया था जस्ट बिकॉज उस दिन मुहर्रम हो रही थी। ये वही ममता बनर्जी है जो जिसके पूरे नेता जो है हिंदुओं को गंदा धर्म कहते हैं। ये वही ममता बनर्जी है, तृणमूल कांग्रेस है, जिसके बॉबी हकीम कहते हैं कि वो एक बार देखना चाहते हैं कि कलकत्ता मुस्लिम मेजॉरिटी हो जाए। और ठीक ऐसी बात जो है सोहरावर्दी 1946 के अंदर किया करता था, जो बंगाल का अनडिवाइडेड बंगाल का मुस्लिम चीफ मिनिस्टर था और जो चाहता था कि कलकत्ता पाकिस्तान में चले जाए अगर भारतीय जनसंघ के फाउंडर श्यामा प्रसाद मुखर्जी नहीं होते। तो ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस हमेशा से हिंदुओं के खिलाफ सेकेंड ग्रेड ट्रीटमेंट करती भी आई है। और अगर इनकी सच में आस्था है तो ये तो नवरात्रे चल रहे हैं, क्यों नहीं ममता बनर्जी मंदिर भी गई नवरात्रे के दिन में? इससे यही स्पष्ट होता है कि उनको तो सिर्फ 35% का ही वोट चाहिए और हिंदुओं को हमेशा बंगाल के हिंदुओं को सेकेंड ग्रेड ट्रीटमेंट ट्रीट किया जाता है। और ये बात मैं ही क्या, ये तो सिद्दीकुल्ला चौधरी जो ममता बनर्जी के मंत्री हैं वो खुद कह चुके हैं। जब वक्फ का प्रोटेस्ट हुआ तो उन्होंने क्या कहा था? ममता बनर्जी बहुत खुश हुई मुसलमानों को सड़क पर आते हुए देखते हुए। तो बंगाल के अंदर 35% की सरकार चल रही है, ना कि
बंगाल में सबके साथ और सबका विकास की सरकार चल रही है और ये तुष्टीकरण को बंगाल की जनता देख रही है। ठीक है, मैं स्वयं पुरोहित जी बीजेपी का स्टैंड आपने सुन लिया। अगर ममता बनर्जी ईद के कार्यक्रम में शामिल हो रही हैं तो वो तुष्टीकरण कर रही है। कि मैं आपसे जानना चाहता हूं, चूंकि अब बंगाल में चुनाव है, क्या त्योहारों का इस्तेमाल चुनावी फायदे के लिए किया जा रहा है? नहीं, देखिए, ये तो त्योहारों का इस्तेमाल चुनावी फायदे के लिए किया जा रहा है। आपको भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहिए कि वो जिस तरह से किसी एक समुदाय के खिलाफ नफरत के जो बीज बोते हैं, आज उसके ही वजह से आज मथुरा के अंदर में मिलिट्री को उतारना पड़ा है। हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान इनका नैरेटिव है। हमारी नेत्री ममता बनर्जी एक ही बात कहती है, धर्म अपना अपना, उत्सव सबका। आज देखिए, आज ईद का त्योहार है और पश्चिम बंगाल में हर साल ये मनाया जाता है, पूरे देश में मनाया जाता है। तो रेड रोड पे जो कार्यक्रम था वहां दीदी जाती है, हर वर्ष जाती है। मगर उसके साथ ही आज गणगौर तीज का भी त्योहार है। गणगौर का त्योहार है, तीज का त्योहार है। और तीज के लिए आपको बता देता हूं कि बड़ा बाजार में, कोलकाता महानगर के अंदर में गवर्जा का द्वार जो पूरे भारत में कहीं नहीं है। मां गवर्जा का त्योहार, आप मेरी बात को ध्यान से सुनिए, गणगौर का त्योहार जो बंगाल में मनाया जाता है। आप रात को आइए, रात को 1 बजे, जो वामपंथी शासन काल में रात को 10 बजे बाद माइक बंद कर दिया जाता था, ममता बनर्जी जब से आई, सभी धर्म धामी उत्सव, दुर्गा पूजा कमेटियों को 1,10,000 रुपया दिया जाता है। जगन्नाथ धाम का मंदिर बनाया जाता है और उनका प्रसाद जब बांटा जाता है तो यही शुभेंदु अधिकारी बोलते हैं कि वो प्रसाद हराम है। जब शिव आंगन दुर्गा बाड़ी की बात होती है, देखिए, इनको नफरत फैलाना है, इनके पास एजेंडा नहीं है। $100 US हो रहा है। आप देखिए, जिस तरह से पेट्रोल, डीजल, गैस की महंगाई, एमएसएमई पे इसका इफेक्ट पड़ेगा, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है उस पर इसका इफेक्ट पड़ रहा है, उत्पादन पर इफेक्ट पड़ेगा। नहीं, स्वयं पुरोहित जी, अभी जो प्रदीप भंडारी ने एक सवाल किया, उन्होंने कहा कि अभी ईद का त्योहार है और साथ ही चैत्र नवरात्र भी चल रहे हैं। क्या ममता बनर्जी इस नवरात्र में कहीं मंदिर में पूजा करने के लिए? इनका सवाल था। नहीं, मंदिर में ममता बनर्जी काली घाट में ही रहती है। ममता बनर्जी अपने घर से पूजा, इनका सर्टिफिकेट भाजपा वालों से लेना है क्या? मैं किसकी पूजा करूंगा? ये सर्टिफिकेट हिंदू धर्म से, मैं अगर हिंदू हूं और मैं कौन से भगवान की पूजा, भारतीय जनता पार्टी के प्रदीप भंडारी और अमित शाह और नरेंद्र मोदी से नहीं लेना है। सच्चाई ये है कि इनको धर्म के नाम पर देश के लोगों को विभाजन करना है और ये विभाजनकारी शक्तियां पिछले कुछ सालों से सक्रिय है और उसका नतीजा आपने देखा कि कैसे लोगों को देश के प्रधानमंत्री आते हैं ब्रिगेड परेड ग्राउंड के अंदर में और वहां बोलते हैं चुन बदला लिया जाएगा। प्रदीप भंडारी, सोचिए, एक गरिमामयी पद पर बैठे हुए व्यक्ति का बात। अभी स्वयं पुरोहित जी ने कहा कि हमें किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। बीजेपी थोड़ी जो तय करेगी कि ममता दीदी किस कार्यक्रम में जाएंगी, किस कार्यक्रम में नहीं जाएंगी, किस देवी के मंदिर में जाएंगी, वो उनकी निजी आस्था का है। और दुर्गा पूजा के पंडालों में ममता बनर्जी जाती रही है। बिल्कुल, आप तो सही कह रहे हैं। तभी जब ममता बनर्जी ने अभी स्टेज से क्या कहा था प्रत्युष जी, कोई सिटिंग मुख्यमंत्री ये कह रही है कि अगर वो 1 सेकंड के लिए हट जाए तो एक कम्युनिटी जाके हिंदुओं को बता दे कि उनकी क्या स्थिति होने वाली है और हिंदू सुरक्षित नहीं होंगे। मतलब ममता बनर्जी मुसलमानों को गुंडा साबित कर रही है और हिंदुओं को कह रही है कि तुम जो है मेरी मर्जी पे हो। क्या ये कोई सेक्युलर मुख्यमंत्री की परिभाषा है? दूसरी बात, वो कालीघाट के बाजू में ही रहती है। मैं परसों कालीघाट गया था। ममता बनर्जी जब कालीघाट के अंदर जाती है तो हाथ पे जल लेके पीछे फेंक देती है। क्या वो अपने चेहरे, जिस तरीके से ईद पे गई है और अपने आप को पूरा ढकी है, क्या ममता बनर्जी को ढकी थी? नहीं ढका था। ये देखिए मेरे बैठ करके दिल्ली में यूट्यूब से प्रत्युष जी, ये सब बदतमीजी वाली बातें मत करो। एक प्रदेश की मुख्यमंत्री एक महिला के बारे में अगर आप इस तरह की अपमानजनक टिप्पणी करेंगे तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पीछे अरे भाई मेरी सुनो, कालीघाट मंदिर में आप जब गए हैं वहां का जो डेवलपमेंट है वो आपको नहीं दिखा? आपको उसके चश्मे से कालीघाट मैं जवाब दे दूं प्रत्युष जी। वहां पर जो मंदिर के अंदर में सोने का एक एक करके बोले, एक एक करके बोले प्लीज, एक एक करके बोले, बोलने दीजिए प्लीज, एक एक करके बोले, एक एक करके बोले। मैं जवाब दे देता हूं, मैं जवाब दे देता हूं, मैं जवाब देता हूं। चलिए, इनने कहा कि मैं गलत टिप्पणी कर रहा हूं। ये रहा मेरे पास वीडियो, ये रहा वीडियो, ध्यान से देखिएगा। ये ममता बनर्जी गई, ये रहा, ये वीडियो रहा। इस वीडियो के अंदर ये रहा, इसके वीडियो के अंदर ये उठा के पीछे फेंक दी।
प्रत्युष जी देखिए, मैं अपनी बात ही नहीं रख पाऊंगा अगर मैं भी चिल्लाना चाहिए। अगर आप दोनों लोगों को चाहते हैं कि लड़के चिल्लाएं और इससे आपके दर्शक को अच्छा लगेगा तो बता दीजिए, कोई और चिल्ला ले। सर, मैं अपनी बात रखूं 3 सेकंड के लिए, सभी मेहमानों के लिए ये नियम लागू है, एक एक करके बोले। देखिए ना, इससे आपको बात समझ में आएगी ना मेरे समझ में आएगी ना दर्शकों को समझ में आएगी, इसलिए अपनी अपनी बारी में ही बोले। अगर आपको काउंटर करना समय मिलेगा दूसरे की बात सुन लीजिए। प्रदीप भंडारी जी 10 सेकंड, ताकि मैं बाकी मेहमानों का भी रुख करना है मुझे। पहली बात तो इन्होंने ये झूठ बोला कि ममता बनर्जी 1.5 लाख दुर्गा पूजा कमेटी को देती है, वो क्लब्स और टोलाबाजी के लिए चीज देती है। पॉइंट नंबर 1, अगर इनकी नीति और नियत साफ होती तो मुझे बताइए कि दुर्गा पूजा, आप चुप रहिए, ऐसी बातें जाके ममता बनर्जी से करो, अभिषेक बनर्जी से ऐसे चिल्ला के बात करो, अभिषेक बनर्जी से क्या मतलब है ये, अभिषेक बनर्जी से ऐसे चिल्ला के बात करिए। प्रोफेसर दिनेश वार्ष्णेय का मैं रुख करूंगा। प्रोफेसर दिनेश वार्ष्णेय जी। नहीं प्रत्युष जी, मैं अपनी 10 सेकंड के लिए बात भी नहीं रख पाता हूं। आप इनको बीच में, आपका जो पीसीआर है पीछे से डबल विंडो नहीं सर, देखिए आवाज तो किसी की सर डाउन, आवाज तो किसी की डाउन नहीं होगी, सबको बोलने का मंच है, सब यहां पर बोलेंगे, लेकिन अपनी अपनी बारी में बोले। मैं बार बार रिक्वेस्ट ही कर सकता हूं सर। फिरोजी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, कितने को तो ही करो हमला। ठीक है, 10 सेकंड प्रदीप भंडारी जी, अपनी बात जल्दी से आप कंप्लीट करें। मैं इनको वापस से एक्सपोज करूंगा। आज ही इनके गौतम पाल जो है, इनके करंदीगी के कैंडिडेट हैं, ये जाके एनवलप के अंदर मुसलमानों को पैसा दे रहे हैं, ईद के नाम पे वोट खरीदने का प्रयास कर रहे हैं। अब मुझे बताइए कि क्या इनकी स्थिति है? ये इनकी स्थिति है, ये चुनाव हारने वाले। प्रोफेसर दिनेश वार्ष्णेय जी, प्रोफेसर दिनेश वार्ष्णेय जी, मतलब बंगाल में चुनाव है और चर्चा हो रही है अभी ईद पर, तुष्टीकरण की, दुर्गा पूजा की, मतलब कुल मिलाकर बंगाल का एजेंडा फिक्स हो गया, हिंदू और मुसलमान। प्रत्युष जी, बड़े अफसोस की बात है। प्रत्युष जी, बहुत ही अफसोस और दुख की बात है कि बीजेपी और टीएमसी दोनों धर्म के नाम पे नूरा कुश्ती दिखा रहे हैं, जबकि इनको बात करनी चाहिए कि साहब पूरे देश में मध्य पूर्व में जो युद्ध छिड़ा हुआ है उसके कितने बुरे असर पड़ रहे हैं। मोदी जी ने कैसे कैसे विदेश नीति में सरेंडर किया, या ममता बनर्जी इलेक्शन कमीशन से ईमानदारी से डायरेक्ट लड़ाई क्यों नहीं लड़ रही। 60 लाख 63 लाख लोगों की वोटें कटी पड़ी हैं। ये इस पे डिस्कस नहीं कर रहे कि मोदी जी को 2 करोड़ नौकरियां हर साल देनी थी, कितनी दी। ये क्यों नहीं बताते कि कितनी सरकारी नौकरी इन्होंने खत्म कर दी। क्यों धर्म को अफीम के नाम पे प्रयोग कर रहे हो? क्यों धर्म को 7 करोड़ नौकरियां दी है भाई साहब? 22 करोड़ नौकरियां बंगाल के अंदर जब 34 साल की कम्युनिस्टों की सरकार थी, प्रदीप जी प्लीज अपनी बारी में बोले। हाँ दिनेश जी अपनी बात पूरी करें। प्रत्युष जी, बीजेपी को देनी थी 2014 से लेके अब तक 2 करोड़ नौकरियां पर साल, तो 22 करोड़ नौकरियां देनी थी। 7 करोड़ अगर उन्होंने दिए हैं तो उसमें बता दीजिए कितनी ठेके पे दी हैं, कितनी परमानेंट दी हैं। चैलेंज करता हूं ये यूपीएससी और तमाम पीएससी का डाटा निकलवा दें कि इन्होंने कितनी नौकरियां दी हैं। लेकिन दिनेश जी अभी आपने कहा कि ये बीजेपी और टीएमसी ये दोनों हिंदू मुसलमान की राजनीति कर रही है। दिनेश जी अभी आपने कहा ना कि ये दोनों हिंदू मुसलमान की राजनीति कर रहे हैं। राजनीति करके देश की जनता का ध्यान मौलिक समस्याओं से हटा रहे हैं, मौलिक समस्याओं से हटा रहे हैं। महंगाई, बेरोजगारी, गैस के दाम बढ़ा देंगे, डीजल के दाम बढ़ा देंगे। आपकी पार्टी को तो बंबई हाईकोर्ट ने कहा था जाके देशभक्ति पहले सीखो। जब आप गए थे बंबई हाईकोर्ट के अंदर की गाजा के ऊपर बात करी जाएगी, बंबई हाईकोर्ट ने तो आपको देशभक्ति पे तमाचा दिया था। और सुनो, वो 34 साल कम्युनिस्टों को सरकार बंगाल की 34 साल मिली थी ना, 10% से ज्यादा बंगाल कंट्रीब्यूट करता था। आपने बेहालत खराब कर दी और आधी कर दी है। बैन लगवा दो, नोटा के बराबर वोट आने वाला है, नोटा के बराबर। प्रदीप आपका मुझे नोटा के बराबर है तो मोदी जी 3 बार अपने भाषणों में कम्युनिस्टों को कह चुके हैं कि खतरनाक आइडियोलॉजी है। हिटलर को भी हमने मारा था। केरला के अंदर आप लव
जिहाद को आगे लेके जा रहे हैं, क्योंकि केरला के अंदर आप कन्वर्जन करवा रहे हैं, क्योंकि केरला के अंदर आप पीएफआई जैसे बैन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि केरला के अंदर आप जो इकोनॉमिक हब केरला है उसके अंदर आप टेररिस्ट को पीछे से प्रमोट कर रहे हैं। केतन, मैं कांग्रेस का रुख कर रहा हूं। केतन जी जो बात यहां पर दिनेश जी ने कहा, दिनेश जी का कहना है कि सिर्फ बीजेपी नहीं बल्कि टीएमसी भी इस खेल में बराबर की भागीदार है, वो भी चाहती है कि हिंदू मुसलमान हो। चुनाव का एजेंडा ये फिक्स हो रहा है इसी तरीके से। क्या कांग्रेस को भी यही लग रहा है कि ममता दीदी वहां पर तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है, वोट पोलराइजेशन के लिए हिंदू मुसलमान का खेल खेला जा रहा है? जी देखिए, ये बात तो एकदम सही है। मैं बंगाल का एक राजनीतिक दल का नेता होने के कारण भी और बंगाल का एक नागरिक होने के कारण भी ये चीज तो हम देख रहे हैं कि भाजपा और तृणमूल में कोई भी कम नहीं है, तो कौन किसको बोलेगी। सांप्रदायिकता के मामले में दोनों ही हमेशा एक दूसरे के कंपटीशन में रहते हैं। आप देख लीजिए कि अब मैं आपको दो बयान दिखा दूंगा, दोनों से पता चल जाएगा कि एक बीजेपी के जो बंगाल में लीडर ऑफ अपोजिशन है शुभेंदु अधिकारी, वो खुलेआम असेंबली के प्रेमाइसिस में, असेंबली प्रांगण में, विधानसभा प्रांगण में बात कहते हैं कि जो मुसलमान एमएलए जीत के आएंगे उनको हम उल्टा टांग कर वापस फेंक देंगे। दूसरी तरफ तृणमूल कांग्रेस के एक एमएलए हुआ करते थे, वो कहते हैं कि हम 70% मुसलमान 30% हिंदुओं को नदी में बहा देंगे। तो कुल मिला के बात यह है कि दोनों ही पार्टियां एक अपनी अपनी सरकार चला रही है, एक राज्य में, एक केंद्र में। दोनों ही सरकारें जो है डिलीवर करने में, लोक कल्याण के काम करने में विफल रही है। इनको अपने काम गिनाने होते हैं, मगर अपने काम कुछ ऐसे किए नहीं है। अपने कुकर्मों को छुपाने के लिए हमेशा सांप्रदायिकता की आड़ में छुपते हैं। सांप्रदायिकता इनके लिए हर चुनाव में, आप देखिए 2021 के चुनाव में एनआरसी सीए के मामले में इन्होंने सांप्रदायिक विभाजन की राजनीति की, 2024 में भी वही की, और अभी यहाँ एसआईआर के मामले में या बाकी सारे मामलों को लेकर केतन जी आपने टीएमसी को कहा कि ये हिंदू मुसलमान की राजनीति करती है, इनका एजेंडा है कि स्वयं पुरोहित जी कुछ आप कहना चाहते हैं? स्वयं पुरोहित जी, दोनों ही लोग करते हैं, भाजपा और तृणमूल में कोई स्वयं पुरोहित जी, अभी आरोप तो कांग्रेस की तरफ से भी लग रहा है, सिर्फ बीजेपी नहीं लगा रही है, अब तो कांग्रेस आपकी सहयोगी भी आप पर आरोप लगा रही है। नहीं, कांग्रेस की तरफ से जिस दिन राहुल गांधी, प्रियंका गांधी आकर के आरोप लगाएंगे उस दिन मैं आपको इस विषय में बात करूंगा। देखिए, जो स्थानीय नेता है अधीर रंजन चौधरी जैसे नेता, अगर वो कुछ आरोप लगाते हैं तो वो आपको कुछ दिनों बाद पता चल जाएगा कि वो भारतीय जनता पार्टी के बी टीम की तरह काम करते हैं। उनकी वजह से कांग्रेस की यह स्थिति है कि विधानसभा में शून्य हो गए, विधानसभा में शून्य हो गए। सुन लीजिए, इतनी छटपट मत करिए ना, छटपट मत करिए, इतनी छटपट मत करिए, आपकी छटपटाहट बता रही है। सुनिए, कांग्रेस पार्टी लड़ाई लड़ी है कि नहीं लड़ी है, मगर ममता बनर्जी जी ने पश्चिम बंगाल के बंगालियों के लिए लड़ाई लड़ी है, सुप्रीम कोर्ट में जाकर लड़ी है। एसआईआर में जब लोगों के नाम काटे जा रहे थे तो ममता बनर्जी जाकर के लड़ी है सुप्रीम कोर्ट के अंदर में। आज जुडिशियल इंटरफेरेंस होना पड़ा है, करना पड़ा है, सुप्रीम कोर्ट को डंडा मारना पड़ा है, ये ममता बनर्जी की देन है। आज नो आईडी नो वोट, ये ममता बनर्जी की देन है, ये टीएन शेषन मतलब स्वयं पुरोहित जी आप ये कहना चाह रहे हैं कि बंगाल की लड़ाई अकेले ममता बनर्जी लड़ रही है, तो फिर कांग्रेस क्या कर रही है? फिर कांग्रेस क्या कर रही है आपके मुताबिक पुरोहित जी? बंगाल में क्या कर रही है? लोकतंत्र है, लोकतंत्र है। कांग्रेस पार्टी हो चाहे वामपंथी हो चाहे जो भी समान विचारधारा की पार्टी हो, वो लोग चुनाव लड़ सकते हैं। चुनाव लड़ने का अधिकार तो ममता बनर्जी नहीं देगी, ये उनको संविधान देता है। मगर धर्म की राजनीति ममता बनर्जी नहीं करती है। ममता बनर्जी सर्वधर्म सद्भाव की बात करती है, ममता बनर्जी जन कल्याण योजनाओं की बात करती है, ममता बनर्जी की बात करती है। अभी इंडिया गठबंधन के सहयोगी एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। मैं निवान जी आपके पास आ रहा हूं। निवान जी, क्या आपको भी वही लगता है जो यहां पर केतन जी ने कहा? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपको भी यही लगता है कि ममता दीदी वहां पर ये वोट पोलराइजेशन के लिए ये सब कुछ कर रही हैं? देखिए प्रत्युष भाई, हमें ये लगता है कि देश में सबसे जहरीली पार्टी जो है वो भाजपा है। जो काम पाकिस्तान हमारे देश में 65 साल में नहीं कर पाया, वो काम भाजपा ने 11 साल में कर दिया। देश में लोगों को इतना जहर घोल दिया, पाकिस्तान के इतना लोगों में नफरत फैला दी लोगों ने। उसको उससे खिलाफ बोल रहे हो क्यों निवान जी? तभी जाके पत्रकार जो यहाँ पे नवोदय टाइम्स के बैठे हुए हैं, जरा पूछिए एडिटर नवोदय टाइम्स के, आम आदमी पार्टी की सरकार ने पंजाब के अंदर एक अखबार को बैन करने के लिए पुलिस भेज दी थी। ये क्या बात करेंगे? आपके पैनल पे बैठे, ये ज्ञान बात करेंगे यहाँ पे? ये जैसे पाकिस्तान के अंदर सरकार हालत करती है, ऐसे ये पंजाब की शीशमहल वाली सरकार चला रही है। अक्कू श्रीवास्तव बैठे हैं, अक्कू श्रीवास्तव आम आदमी पार्टी की। मैं अक्कू सर के पास जाऊंगा, लेकिन उससे पहले निवान जी अपनी बात पूरी करें। निवान जी अपनी बात पूरी करें। किस तरीके से प्रहार किया?
ये है इनकी निवान जी, सच्चाई, freedom मैं of बार बार expression अनुरोध की। कर रहा हूं पैनलिस्ट से कि अपनी अपनी बारी में बोले, बीच में टोका टोकी होगी, किसी की आवाज समझ में नहीं आएगी। निवान जी अपनी बात पूरी करें, मैं उसके बाद अक्कू सर आपके पास आ रहा हूं। प्रत्युष भाई, ये 7 जन्म भी लगा लें अगर, तो ये 2 नेताओं को नहीं हरा सकते, एक अरविंद केजरीवाल और एक ममता। अरे हार गए, अरे दिल्ली की सरकार से चली गई, इनको बताओ दिल्ली में, ये दिल्ली में विपक्ष में बैठे हो भैया, दिल्ली में विपक्ष में बैठे हो, कौन सी चीज हो रही है? थोड़ा पानी पियो, मुंह धो, पता चलेगा रियलिटी क्या है। दिल्ली में केजरीवाल भी अपनी सीट हार चुके हैं। ये हमने तृणमूल से ही सीखा है, हमने तृणमूल के स्वयं रोहित से ही सीखा है हमने। एक सेकंड प्रदीप जी निवान जी को बोले, निवान जी बोले आप, निवान जी अपनी बात रखें। इन्होंने पूरे, प्रत्युष भाई, इन्होंने पूरे देश में ऐसी अराजकता फैला रखी है। ये लोग वो लोग हैं जो जिन्होंने नफरत, अराजकता आपसे सीखता हूं मैं टीएमसी वालों से। मैं इस वक्त अक्कू सर मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए इस वक्त इस पैनल में अब ये देखिए कांग्रेस के प्रवक्ता भी है, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता भी हैं, और टीएमसी के साथ इनका एक गठबंधन भी। अलग बात है कि केंद्र में साथ होते हैं, राज्य में साथ छूट जाता है, केंद्र में हम साथ हैं और राज्य में आकर के हम आपके हैं, कौन हो जाता है? ये मुझे बताइए अक्कू सर कि एक का आरोप कि ममता दीदी भी उसी तरीके की राजनीति करती है जैसे बीजेपी कर रही है। आम आदमी पार्टी के लिए बीजेपी इस देश की सबसे जहरीली पार्टी है। ये दोनों पार्टियां, मतलब तीनों का मेल, एक के लिए विचार अलग, एक के लिए विचार अलग, ऐसा क्यों अक्कू सर? इसमें कुछ नया नहीं है और ना ही मुझे इसकी बात करनी चाहिए कि नैतिकता है और क्या कौन कर रहा है। सबका पूरा खेल एकमात्र है कि कहां कैसे वोट पाए जाए, और वो चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे टीएमसी हो, चाहे बीजेपी हो, सब एक ही उसमें है और वोट पाने की लड़ाई है। तो ये वोट की चुनाव भी वोट के लिए लड़ा जाता है। हाँ, बहुत ज्यादा झूठ नहीं बोले जाने चाहिए कि कौन हार सकता है, कौन जीत सकता है। ये सबको पता है कौन हार चुका है, कौन जीत चुका है और कौन आगे जीतेगा, ये भी हो जाएगा। ममता बनर्जी निश्चित रूप से बड़ी नेता है, एक उनका बड़ा वोट बैंक है, बड़े वोट बैंक पे उनका कब्जा है और इसी वजह से वो लगातार 3 चुनाव जीती हैं। लेकिन इस बार ऐसी स्थिति बनी रहेगी ये नहीं कहा जा सकता, और उसकी एक बहुत सारी वजह हिंदू मुसलमान के अलावा जो उनकी घोषणाएं हैं, चुनावी घोषणाएं हैं, डिलीवरी है, डिलीवरी के बाद काउंटर डिलीवरी बीजेपी करने की कोशिश कर रही है, वो सब है। और एक जिसको हो सकता है कुछ लोगों को बहुत पचे नहीं ये बात, लेकिन सच तो ये है कि पश्चिम बंगाल में वोटर बहुत एक सोच समझ के काम करता है और वो उसको जिस दिन ये लग जाएगा कि ममता बनर्जी हार सकती हैं तो उखाड़ फेंकेगा। जिस दिन उसको ये लग जाएगा कि वो ममता बनर्जी जो है वो किनारे लग सकती हैं, क्यों? क्योंकि पूरी राजनीति वहां पर गुंडई की राजनीति है, वहां मारधाड़ की राजनीति है। वो चाहे वामपंथी करते रहे हो, चाहे बाद में कांग्रेस, पहले कांग्रेस तो इतना नहीं करती थी, वामपंथी ने वही किया, टीएमसी ने वही किया। बीजेपी आगे क्या करेगी मैं नहीं कह सकता, वायदा नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वहां पर डर इतना होता है कि एक चुना हुआ सांसद डर के मारे दीदी के पास चला जाता है। डर की वजह से वोट वहां बोल नहीं रहे हैं लोग। कितना संकट है, कितनी बुरी हाल है, कितनी दलाली है, कितना बुरा हाल है। हर जगह पैसा देना है। आप मकान एक बनवाने जाइए तो वो आप अपना नक्शा लेके जाएंगे, महीनों नहीं पास होगा, लेकिन एक पार्षद के थ्रू चले जाएंगे पश्चिम बंगाल में तो 1-1.5 दिन में हो जाएगा। लेकिन बशर्ते वही होगी कि आपको उसी के दुकान से जो बताएगा वहां से सरिया लेना होगा, वहां से लोहा लेना होगा, वहां से सीमेंट लेना होगा, यानी कि 20% आपका मकान की लागत बढ़ जाएगी। तो ये सब लोग ट्रस्ट बहुत है। मैं जितनी दफे अभी हाल में गया हूँ पश्चिम बंगाल में, बहुत सारी चीजें हो सकती है, लेकिन लोग ट्रस्ट है और ट्रस्ट होकर के बाहर कितना निकल पाएंगे ये इस बार आपकी नजर में, जो आपने अभी तक का आपका सर्वे है, जो आपका आकलन है, पश्चिम बंगाल में क्या एजेंडा तय हो गया हिंदू मुसलमान? देखिए प्रत्युष जी, हमारे जो सर्वे और वो जितना भी हमने बंगाल घूमा है, वो सारा कहीं भी विकास और इसका मुद्दा कहीं नहीं है। वो हिंदू मुसलमान ही, धार्मिक ही है। इसका कारण बता रहे हैं आपको कि बंगाल में टीएमसी ने एक अपना सेट कर रखा है कि अल्पसंख्यक सीट जो है, मतलब जहाँ पे मुस्लिम बहुत ज़्यादा हैं, जहाँ जिनकी पकड़ है, वो 75 सीट वो लेंगे, वो जीत जाएंगे। उनको एकदम वो कंफर्म है, ठीक है। और बहुमत के लिए और 75 सीट चाहिए उनको। तो वो 75 सीट महिला, दलित और जो गरीब वर्ग है
वो उनको टारगेट कर रहे हैं। उनपे आपने देखा कई योजनाओं में पैसा बढ़ाया है और वो सब किया है जी। तो मतलब टीएमसी को 25% मेहनत करना है और वो सरकार बना लेगी, ठीक है। तो इसके लिए उसे बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करना है और टीएमसी का जो ढांचा है वेस्ट बंगाल में उसको तोड़ना बीजेपी के लिए मुश्किल हो रहा है। जो ढांचा उन्होंने बना रखा है, आप देखिए मुस्लिम वोट जैसे 46 विधानसभा सीट में 50% मुस्लिम वोट है, मुस्लिम हैं। 16 विधानसभा सीट पर 40 से 50% मुस्लिम आबादी है। 33 विधानसभा सीट पर 30 से 40% मुस्लिम आबादी है। 50 विधानसभा सीट पर 20 से 30% मुस्लिम आबादी है, ठीक है। अब एक चीज जान लीजिए कि जहां भी 25% से ऊपर मुस्लिम हैं वहां पे टीएमसी की जीत लगभग निश्चित मानी जाती है, ठीक है। और इस जिंक्स को तोड़ना बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल है। एक बात और है कि जो टीएमसी है वो चाहती है कि बीजेपी फाइट में रहे बंगाल में, ताकि जो मुस्लिम वोट है, जो उनके मुस्लिम वोट हैं वो डरे रहे। एक आवरण चाहिए उनको, एक सुरक्षा चाहिए जो ममता बनर्जी उनको दे रही है। पिछले 3 बार से 2011, 2016, 21 तीनों बार देखिए जो मुस्लिम वोट हैं वो कहीं नहीं जाते हैं, वो सीधे टीएमसी को जाते हैं। तो अच्छा एक चीज और जान लीजिए, 2009 में जो ममता ने अपना स्लोगन दिया था माटी और मानुष, लेकिन किसी ने ये नहीं देखा कि उसमें एक और शब्द छुपा हुआ था, मुसलमान। और ममता ने उसी चीज को पकड़ के आज भी रखा है और उसी चीज का आजकल जो बयान ममता का आया है, जिस तरह का बयान आया उससे आप तो क्लियर है, साफ दिख रहा है कि हिंदू मुसलमान के अलावा और कोई चीज बंगाल में नहीं दिख रही है। ठीक है, मैं स्वयं पुरोहित जी, आपने सुना होगा गंभीरता से प्रवीण जी को। इन्होंने कहा कि टीएमसी की जो पॉलिटिक्स है वो ये है कि एक समुदाय विशेष को डरा कर रखो मुसलमानों को बीजेपी से, और उसी के जरिए वो इंटैक्ट एक साथ रहे आपके वोटर के तौर पर। स्वयं पुरोहित जी, ये शुभेंदु अधिकारी की तस्वीर दिखा रहा हूं, थोड़ा जूम करके दर्शकों को दिखा दीजिए। इन्होंने भी ईद के त्योहार में मुसलमानों की पार्टी बन चुकी है तृणमूल कांग्रेस। इनकी चीज तृणमूल कांग्रेस जो बन चुकी है, चिल्लाओ एक सेकंड, ये शुभेंदु अधिकारी है मेरे भाई प्रदीप जी, मेरे भाई एक सेकंड प्रदीप जी, पहले उनको बोल तो लेने दीजिए, क्या दिखाना चाह रहे हैं? ये शुभेंदु अधिकारी की तस्वीर दिखा रहा हूँ। ये जो ये शुभेंदु, अरे मेरे भाई, कूच बिहार में लड़की का रेप होता है, टीएमसी का नेता एक्यूज होता है। नारायणगंज में लड़की का रेप होता है, टीएमसी का नेता एक्यूज होता है। मालदा में टीएमसी का सच्चाई से भागते हो, टीएमसी का नेता एक्यूज होता है। सच्चाई से क्यों भागते हो? नौटंकी करने वालों, नौटंकी करने वालों, एक बार जरा दिखाइएगा, एक बार पीसीआर जरा दिखाइए क्या दिखाना चाह रहे हैं स्वयं पुरोहित जी। होता है रामनगर के अंदर लड़की का रेप होता है, टीएमसी का नेता पकड़ा जाता है। अरे एक म्यूट और डेफ लड़की तक तो नहीं छोड़ा, पार्क स्ट्रीट में रेप होता है, ममता बनर्जी कहती है अरे चुप रहो ना यार, चुप रहो। अरे बात, अरे यार ये आदमी क्या बात कहां से कहां, प्रदीप जी एक सेकंड, बात क्या हो रही है और तुम कहां जा रहे हो? क्या प्रदीप जी एक सेकंड, प्रदीप जी जरा सुन तो लीजिए उनको क्यों क्या कहना चाह रहे हैं। प्रदीप जी स्वयं पुरोहित क्या कुछ तस्वीर दिखाकर आपसे सवाल कर रहे हैं, सुन तो लीजिए, पहले सुन तो लीजिए प्रदीप जी। मैं तस्वीर ये दिखा रहा हूं, मैं तस्वीर ये दिखा रहा हूं, ये शुभेंदु अधिकारी की तस्वीर है जो इनके नेता है, मुख्यमंत्री का चेहरा है इनका। जो त्योहार है, ईद का त्योहार, इफ्तार पार्टी की तस्वीर है, कुछ महीनों पहले की तस्वीर है, आप देख लीजिए। वो तो तृणमूल कांग्रेस की व्यवस्था, ममता बनर्जी पर आरोप लगाना बहुत आसान है। चुप रहो। सत्ता हथियाने के लिए सीबीआईडीआई के माध्यम से लोगों को डरा कर अपने दल में लेना। आप मुझे बताओ, ममता बनर्जी को हराने के लिए 294 उम्मीदवार अभी तक तुम्हें नहीं मिले। पश्चिम बंगाल में 294 लोगों की लिस्ट अभी तक तुम्हें जारी नहीं, और बात कर रहे हो बंगाल चुनाव जीतने की। अरे भाई इतना मत नफरत फैलाओ देश के अंदर में, देश को खड्डे में डाल दिया है, देश को खड्डे में डाल दिया है तुम्हारी यही नफरती बातों से। छोड़िए बंगाल के मानुष, चौथी बार 1 2 3 4 चौथी बार ममता बनर्जी। सुनिए ना प्रत्युष जी, अरे तुम्हारे हिंदू भाई ने हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब भाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब। बोलो नहीं है,
बोलो तुम नहीं है, तुम बोलो नहीं है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम भाई भाई, ये हमारा धर्म है, ये तिरंगा हमें सिखाता है, ये देशभक्ति हमें सिखाती है। ये तुम्हारे तरह नफरत, तिरंगे की जगह भगवा, ये जो बात करते हो आरएसएस की विचारधारा जो थोपी जा रही है कि आप भड़काओ, अरे हार चुके हो। स्वयं पुरोहित जी, स्वयं पुरोहित जी, स्वयं पुरोहित जी, और जो आप स्वयं पुरोहित जी, एक सेकंड प्रदीप जी, एक सेकंड देखिए, ऐसे एक साथ सारे लोग बोलेंगे, किसी को कुछ समझ में नहीं आएगा, किसी की आवाज नहीं जाएगी दर्शकों तक। स्वयं पुरोहित जी, स्वयं पुरोहित जी, स्वयं पुरोहित जी, मैंने आपसे सवाल किया था जो यहां पर प्रवीण जी ने कहा, सेफोलॉजिस्ट हैं, वो चुनावी रणनीति स्ट्रेटेजी उस पर वो बता रहे थे कि बंगाल के अंदर टीएमसी की जो पॉलिटिक्स है वो है डर वाली, वो बीजेपी से डराती है मुसलमानों की कि बीजेपी आ जाएगी तो तुम्हारे लिए यहां पर जीना हराम हो जाएगा, और उस डर का फायदा टीएमसी को मिलता है। अभी आपने कहा कि बीजेपी से ज्यादा और कोई जहरीली पार्टी नहीं है, जैसा दीवान जी ने कहा। केतन जी, आप ही के सहयोगी कांग्रेस कहती है कि आप भी वही करते हैं जो बीजेपी करती है, और आप मुझे बताइए कि पुजारियों के, मुअज्जिनों के पैसे ठीक चुनाव से पहले ये बढ़ाए गए, ऐसा क्यों? ये पहले भी किया जा सकता था, 500 से बढ़ा के जो 2000 किया गया, इसके लिए तो आपके पास उतने साल बचे थे। ठीक चुनाव के समय ऐसा महंगाई बढ़ रही है जिस तरह, तो पहले महंगाई का ख्याल नहीं आया, ठीक चुनाव आया तो महंगाई का ख्याल आ गया। सुनिए ना, सुन लीजिए जवाब। अरे आप जवाब सुनने के पहले बोलने ही नहीं देते, आप फट से मुंह में अपनी बात डाल देते हैं। अरे सर, मैं तो जैसे बस सवाल पकड़ के चुप हो गया, आप कहां से, आपको पूरा मौका मिल रहा है, बोलिए। सुन लीजिए, युवाओं को, महिलाओं को वृद्धा पेंशन पूरे देश में कहीं नहीं मिलती है। छोड़ के चले गए मेरे भाई, बंगाल छोड़ के चले गए। अरे चुप करो। अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है, के अंदर हत्या हो गई क्योंकि आपका अरे यार मेरे भाई चुप हो जाओ, अरे चुप हो जाओ, अरे आरजी कार चुप हो जाओ। अरे बिल्किस बानो के बलात्कारियों को मंच पर बुलाकर माला पहनाने वाले बलात्कार के बारे में ज्ञान नहीं लेना है। बिल्किस बानो के बलात्कारियों को मंच पर बुला के माला पहनाते हो। प्रज्वल रेवन्ना को जो हुआ, आपके जो नेता है जो उत्तर प्रदेश के अंदर में, वो क्या करते हैं, वो महिलाओं के ऊपर में गाड़ी चला देते हैं। सुनिए, आपका महिला, सुनिए ना, महिलाओं, आप चोरों है, चोरों की पार्टी है, चोरों की पार्टी भारतीय जनता पार्टी। आज से दोनों साथ साथ बोलते रहेंगे, किसी को कुछ समझ में नहीं आएगा, किसी को समझ में आएगा। स्वयं पुरोहित जी, सीबीआई, ईडी, तो इस व्यक्ति को आप बुलाएंगे तो मैं तो इसको काउंटर करूंगा। आप सवाल मुझसे करेगा, मुझसे नहीं, अभी आप ही हैं, अभी आप ही हैं स्क्रीन पर, आप ही बोल रहे हैं। नहीं दिखा रहा है, नहीं, आप देखिए, सीधा सा बात है कि 94-95 जन्म से लेकर मृत्यु तक जो जन कल्याणकारी स्कीम्स ममता बनर्जी ने चालू की है, चाहे जो कन्याश्री हो, रूपोश्री हो, स्वास्थ्य साथी हो, लक्ष्मी भंडार हो, युवा साथी हो, जितने भी प्रकल्प है जनता के लिए है, उसके अंदर में जाति और धर्म देख के नहीं दिया जाता है। अगर दुर्गा पूजा कमेटियों को 1,10,000 रुपया दीदी देती है तो यही शुभेंदु अधिकारी बोलता है, अरे सरकार के फंड का पैसा दे रहे हैं। अरे भाई, तुम लोग धर्म की बात करते हो, धर्म के ठेकेदार हो, यूनेस्को अवार्ड देता है तो आप क्वेश्चन मार्क करते हो। और जो नीतियां जब लक्ष्मी भंडार ममता बनर्जी चालू करती है, 33 लाख महिलाओं के वोटर कटवाए इन्होंने एसआईआर के माध्यम से, हमें सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा, जुडिशियल इंटरफेरेंस करना पड़ा। धन्यवाद है ममता बनर्जी को, देश की पहली मुख्यमंत्री जो जाती है, लड़ती है और दलील पेश करती है कि आप ताना। तो फिर कांग्रेस को ऐसा क्यों लगता है, कांग्रेस को ऐसा क्यों लगता है पुरोहित जी, को प्यार करना होगा कि आप बांटने वाली राजनीति कर रहे हैं? कांग्रेस को ऐसा क्यों लग रहा है? बंगाल में कांग्रेस शून्य है, पश्चिम बंगाल में कांग्रेस शून्य है। मैं आपको बता देता हूं, पश्चिम बंगाल में कांग्रेस शून्य है। लीजिए केतन जी, मां माटी मानुष। केतन जी, आप शून्य हैं, जीरो। बंगाल में रहने वाले 10 करोड़ लोग। केतन जी, कांग्रेस शून्य है बंगाल में। कांग्रेस भाई टीएमसी ने कह दिया साफ साफ, कांग्रेस शून्य है। कितनी सीटें हैं? एक लोकसभा का एमपी है, एक लोकसभा का एमपी है कांग्रेस, एक लोकसभा का 2 था, अब 1 हो गया, 2 था, अब 1 हो गया। मैं बोलूं, 2019 से जो बंगाल में सांप्रदायिक राजनीति भाजपा और तृणमूल ने शुरू किया है, मैं आपको बता दूं कि भाजपा आईएसएफ के साथ गठबंधन बनाने वाले हमें सांप्रदायिक राजनीति की बात बता रहे हैं। पिछले चुनाव में आईएसएफ के साथ आपने गठबंधन किया, इसीलिए आप शून्य पर हो गए। आईएसएफ के साथ गठबंधन करने वाले लोग हमें ज्ञान न दे तुष्टिकरण पर। 70-30 वाली बात, अरे हुमायूं कबीर को हमने निकाल के फेंक दिया, आप ले जाइए, हमने फेंक दिया है। सुनिए, हमने भाजपा से कचरा लिया था और अब उसे फेंक दिया, भाजपा से कचरा लिया था, उसे फेंक दिया है।
भाजपा ही कचरा था, उसे फेंक दिया है, आप रख लीजिए। आपको आज के दिन आप रखिए, आपके साथ अधीर रंजन चौधरी के साथ, शुभेंदु अधिकारी के साथ आप लोगों को मुबारक हो। बंगाल की जनता ममता बनर्जी प्रत्युष जी, इस बीमारी को भाजपा को इंपोर्ट किया है बंगाल तृणमूल कांग्रेस के अलावा। मैं छोटी सी बात बताता हूँ, बंगाल में स्कूल बंद हो रहे हैं, डरे हुए लोग हैं, इतने डरे हुए लोग हैं कि सच्चाई ये है ममता बनर्जी जब बैटिंग अब बताइए, तृणमूल कांग्रेस की सरकार ने न हिंदुओं के लिए कुछ किया है, न मुसलमानों के लिए कुछ किया है। तृणमूल कांग्रेस की जो सर्वनाशी नीति रही है, कांग्रेस पार्टी की सरकार ने सर्वनाश किया तृणमूल कांग्रेस ने। जी बिल्कुल, कांग्रेस का ही जो किया धरा है वो बंगाल में दिख रहा है। आपके भ्रष्टाचार में जो करी गई, सीपीआई लीडर दिनेश जी को बुलाइएगा। दिनेश जी, अभी आपने सुना टीएमसी ने कहा कि क्या किया था आपने 2021 में, आईएसएफ के साथ आपने गठबंधन किया था, 3 लोगों का गठबंधन था, एक और भूल गए, लेफ्ट जी। तो मतलब लेफ्ट भी सांप्रदायिक है दिनेश जी? अच्छा दिनेश जी, लेफ्ट भी सांप्रदायिक, कांग्रेस भी सांप्रदायिक, सारी सांप्रदायिक, और सिर्फ एक ही पार्टी है जो सांप्रदायिक नहीं, वो है टीएमसी, बकौल टीएमसी प्रवक्ता। दिनेश जी, माटी मानुस जिंदाबाद। नहीं प्रत्युष जी, हम कोई सांप्रदायिक नहीं है, नाम सांप्रदायिकता को बढ़ावा देते हैं। आईएसएफ में सिर्फ मुस्लिम नहीं है, आईएसएफ में तो आईएसएफ के साथ आपने गठबंधन क्यों किया? उसमें पारसी लोग भी हैं। सुनिए, अरे सुनिए तो सही ना, उसकी कंपोजिशन सुनिए, बात नहीं करते हैं, उसकी कंपोजिशन सुनिए। उसमें पारसी लोग भी हैं। पुरोहित जी रुक जाइए, पुरोहित जी सुन तो लीजिए, पुरोहित जी सुन तो लीजिए दिनेश जी की बात, फिर आप बीच में इंटरप्ट करेंगे, फिर कुछ समझ में नहीं आएगा। कुश्ती लड़के आपने अगर कहा सांप्रदायिक तो कंपोजिशन बता रहे हैं वो चाहते हैं, जिससे कि ये बंगाल में जो डेवलपमेंट नहीं हुआ है उसको करें। वामपंथी पार्टियों की राजनीति बंगाल में बिल्कुल क्लियर है कि हम विकास के क्रम को देखना चाहते हैं, हम शांति और एकता को देखना चाहते हैं, हम सद्भाव की राजनीति कर रहे हैं। आपके किए हुए ये लोग राजनीति करेंगे धर्म के आधार पे, बेईमानी करेंगे। तो निवान जी, मतलब टीएमसी के साथ अगर कोई आएगा तो वो गैर सांप्रदायिक होगा, टीएमसी से अलग हट कर अगर कोई गठबंधन बनाएगा तो सांप्रदायिक हो जाएंगे वो। निवान जी, नगर में तक पुलिस लगा निवान जी, तुम्हारे वेस्ट बंगाल में गठबंधन की जरूरत ही नहीं है। वहाँ पे स्ट्रॉन्ग पार्टी है, गवर्नेंस पे उनको चुनाव गवर्नेंस पे वो चुनाव लड़ेंगे। टीएमसी ने बहुत सारे काम किए वहाँ पे, और बीजेपी जो है वो बीजेपी को किस मुंह से वहाँ पे वेस्ट बंगाल में को जाके वोट मांग रही है। इन्होंने देश के 20 राज्यों में बेड़ा गर्क, इन्होंने देश के 20 राज्यों का बेड़ा गर्क कर दिया, 5-5 लाख करोड़ रुपए के कर्जे में ढकेल दिया इन्होंने 20 राज्यों को देश के। अभी कह रहे हैं हमें वेस्ट बंगाल भी देखो, हम वहाँ पर कर देंगे जी। मैं बता प्रदीप जी, कांग्रेस मेरे को आखिरी कमेंट 20 सेकंड है मेरे पास बस। तृणमूल कांग्रेस के शासन काल में बंगाल में 7,000 इंडस्ट्रियां छोड़ के जा चुकी है, 1.5 करोड़ बंगाल का युवा पलायन कर चुका है। बंगाल जिसकी प्रति व्यक्ति आय देश से दोगुनी थी, वो आधी हो चुकी है। हम बंगाल का स्वर्णिम इतिहास वापस ले जाएंगे, बंगाल के युवा को चाकरी देंगे, बंगाल की माँ को प्रोटेक्ट करेंगे। 8 बजे के बाद क्यों घर के बाहर निकल सकती है?